किसी ने लिखा कि जो हाँ दीदी, जो प्रमाणित नियम है, जिसकी निरंतरता बनती है, जिसकी परंपरा बनती है ना, जो गवाहित हो पाता है, जिसका वर्तमान सुनिश्चित होता है, वो सारे वैज्ञानिक नियम है, जिससे आवर्तनशीलता सिद्ध होती है, जिससे धरती का संतुलन बना रहता है ना, जिससे मानव का समृद्धि बना रहता है, उसी को हम वैज्ञानिक नियम के तहत रखेंगे। तो पीछे हम लोगों ने यहां तक कर लिया है, तीसरे पेज पे था मैं। एक बार फिर से मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं जो हम लोगों ने बात किया था। एक तो हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन कल सुबह शाम को थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, जो हम लोग मानव व्यवहार सहज नियम कर रहे हैं, ये वो व्यवहार नहीं जो अभी कर रहे हैं, ये उस व्यवहार की बात करें कि अस्तित्व में मानव के व्यवहार का क्या डिजाइन है। वो मानव चाहे धरती के किसी भाग में हो या इस अस्तित्व में कहीं हो, उसका एक सार्वभौम स्वरूप है मानव के व्यवहार का। उस मानव के व्यवहार का जो सार्वभौम स्वरूप है, जो अस्तित्व सहज है, जो व्यवस्था सहज है, जो मानव सहज है, परिवार सहज है, प्रकृति सहज है, उस व्यवहार की बात यहाँ की जा रही है। और उस व्यवहार से जुड़े हुए जितने भी आयाम है, जितने एंगल से हम व्यवहार को सोच सकते हैं, उसको यहाँ पे बाबा जी ने रखा हुआ है। और ये भी देखा था कि जो हम व्यवहार करते हैं वो केवल स्थूल व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये एक व्यवहार है, लेकिन इस बोलने के पहले हमारे अंदर एक निर्णय हो चुका है हमको क्या बोलना है ना। अगर हम ये नहीं भी बोले तो भी जो निर्णय हुआ, जो हमारे मानसिकता में चला, वो भी एक व्यवहार का हिस्सा है। और ये व्यवहार स्वप्न में भी जो हम देखते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं दूसरे के बारे में, है ना। हम स्वप्न में भी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, हम स्वप्न में भी एक दूसरे से गले लगते हैं, ये सब भी व्यवहार का हिस्सा है। और जब हम सुसुप्ति में हैं, बाबा जी जैसे सोए हैं, उस समय भी व्यवहार है। तो व्यवहार को हम एक केवल स्थूल मानव के साथ इंटरेक्शन की बजाय मानसिकता के साथ, है ना, वाचिक लेवल पे और कायिक लेवल पे, तीनों लेवल पे हम व्यवहार को यहाँ पे देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसमें दूसरा जो भाग आया था कि व्यवहार के लिए हमने देखा कि जो व्यवहार मुख्य रूप से संबंध है, संबंधों में ही व्यवहार दिखाई देता है। और कई रूपों में संबंध बाबा जी ने इसमें दिखाया था कि हमारा जन्म सिद्ध संबंध है ना, उसके अंदर कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ दायित्व हैं, कर्तव्य हैं। तो जो व्यवहार है उसमें संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में पहचानना, हमारे दायित्वों और कर्तव्यों को पहचानना, उन संबंधों को हम स्वीकारते हुए, है ना, अपने दायित्व कर्तव्यों को पूरा करते हुए मूल्यों का निर्वाह करना, उससे उभय तृप्ति को हम देख पा रहे हैं कि नहीं। तो व्यवहार का एक दूसरा स्वरूप हमने देखा था। इसके साथ जो व्यवहार है उसका 5 लेवल पे बाबा जी ने उसमें बताया हुआ था, जिसके अंदर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो जब भी हम व्यवहार करते हैं 5 लेवल पे कोई इफेक्ट है। अगर हम परिवार में कर रहे हैं कोई कार्यक्रम तो उसका प्रभाव समाज में है ही, उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में है और अंतरराष्ट्र में है। और वैसे भी हम हर लेवल पे सोचते ही हैं। धरती पे मान लो आज अमेरिका में कितने लोग बीमार हो गए कोरोना से, शायद आप सभी लोग इंडिया में भी बैठ करके इंटरेस्टेड हो और खोज रहे हो कि भाई वहां पे क्या हुआ। इस तरह से व्यवहार हम जब करते हैं तो पूरा व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्र तक की बात है। और व्यवहार में एक दोनों भाग है, एक सामाजिकता के भाग से, तो एक सामाजिकता का संतुलन और दूसरा प्राकृतिक संतुलन। क्योंकि जब हम प्रकृति में असंतुलन करते हैं तो उसका जो प्रभाव है पूरे मानव के ऊपर पड़ता ही है। इस रूप में व्यवहार के सीमा में दोनों को हम समावेशित करते हैं। इसके बाद और क्या था, अब व्यवहार के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, एक तो बौद्धिक समाधान और दूसरा भौतिक समृद्धि। परस्परता में हमको वस्तुओं का आदान प्रदान भी करना पड़ता है। अगर हमारा घर है, बच्चे हैं, तो उनका हमको पालन पोषण भी करना है ना। उसके लिए भी हमको
देखना पड़ता है। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। और व्यवहार के लिए एक और महत्वपूर्ण जो बात कल आई थी वो है कि व्यवहार जो है उसको ठीक से निर्वाह करने के लिए, व्यवहार में हम निभ पाए, इसके लिए शरीर स्वास्थ्यता एक बहुत बड़ा आयाम है। और शरीर के स्वास्थ्य को हमको बनाए रखना है। हमने देखा था, बल्कि आप सभी लोग, जितने लोगों को अवसर मिला बाबा जी के साथ रहने का, बाबा जी के साथ मिलने का, आपने देखा कि अंत के समय में जब उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया, उस समय बाबा जी वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। और हम किसकी बात कर रहे हैं? जागृत मानव की, है ना। तो व्यवहार जब भी हम कर रहे हैं उसके साथ शरीर जुड़ा ही हुआ है। और शरीर की स्वास्थ्यता के लिए हमने 5 प्रकार के वायु में के संतुलन को बाबा जी इसके अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। और उस वायु के संतुलन के लिए हमारा आहार, विहार, विचार और व्यवहार के संतुलन की बात कर रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे मैं पढ़ता हूं और जहां जहां आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। प्राप्त कर्तव्य वांछित, प्रेरित व सूचित भेद से है। प्राप्त कर्तव्य का निश्चय पूर्वक किया गया मनन, चिंतन, विचार, चेष्टा, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अनुसंधान क्रिया ही निष्ठा है। अन्य शब्दों में निश्चित क्रिया की पूर्णता के लिए पाए जाने वाले वैचारिक व शारीरिक योग की निरंतरता ही निष्ठा है। निष्ठा के फल स्वरूप ही सामान्यकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं, व्यक्ति के रूप में समाधान व अनुभूति के अर्थ में उपलब्धियां, सामान्यकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं ही धन है। धन समाज की संपत्ति है। संपत्ति जड़ पक्ष ही है और जड़ पक्ष के लिए है, तथा समाधान और अनुभूति चैतन्य की एवं चैतन्य के लिए ही है। और उसका स्पष्टीकरण है, धन समाज की संपत्ति का तात्पर्य सामान्यकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं होना स्पष्ट है। यही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील होने के लिए संपूर्ण द्रव्य उपयोग परस्परता में होता है। एक से अधिक एकत्रित हुए बिना परस्परता होती नहीं। यही एक से अधिक होना परिवार या कुटुंब अथवा समाज है। यही विशाल होते होते संपूर्ण मानव एक इकाई के रूप में होना अखंड समाज है। इस प्रकार अखंड समाज के अंगभूत एक परिवार व एक परिवार के अंगभूत एक व्यक्ति होना पाया जाता है। कोई भी वस्तु का उत्पादन और उपयोग, सदुपयोग कार्य में एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार संपूर्ण धन समाज में है, समाज से है, समाज के लिए है। भ्रमवश ही तेरा मेरा, वैयक्तिक, एकांतिक, ये सब परिकल्पनाओं में मानव सुख पाने की कल्पना व प्रयत्न करता है। यह सार्थक नहीं हुआ। इसे हर विवेकशील व्यक्ति सर्वेक्षण कर सकता है। विकार, उसमें परिभाषा है, विकार आवेशित गति, विपाक आवेशित गति का परिणाम व्यंजना प्रभावित होना। तो जब हम, जैसे हम अगर किसी घर में पैदा होते हैं तो और बड़े हो रहे होते हैं, घर में होने मात्र से हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ऐसे ही जब हम समाज में हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, है ना। और जब हम धरती के ऊपर हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ये जो कर्तव्य हैं वो वांछित है ना। ऐसे कर्तव्य हैं जो आवश्यक हैं, या फिर हमने उसको स्वीकार कर रखा है ना। तो इस तरह से जो कर्तव्य है हमको प्राप्त ही है, उसको हमको निभाना पड़ता है। हमारा बच्चा हो गया, बच्चा होने के साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का पालन करना हमें होता है ना। ये जो प्राप्त कर्तव्य है उसका निश्चय पूर्वक किया गया चिंतन, मनन, चेष्टा, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अनुसंधान क्रिया ही निष्ठा है। तो जब हम उस प्राप्त कर्तव्य का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रयोग और प्रयास, है ना, करते हैं, व्यवसाय और अनुसंधान, ये सब मिलाकर के निष्ठा बनती है। और निष्ठा है तो ही कर्तव्य की
हम पूर्ति कर पाते हैं। जो निष्ठा है उसके फलस्वरूप बाबा जी बोल रहे हैं कि दो तरह की वस्तुएं हम बनाते हैं, एक तो सामान्यकांक्षा और महत्वाकांक्षा। ये वस्तुएं जो हमारे भौतिक जरूरतों को पूरा करती है, और दूसरा जो उसका भाग है ना, कर्तव्य में, वो है समाधान या जीवन की पूर्ति। तो हम जब कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो हम मानव की जो भी चाहत है उसके पूरा होने की बात कर रहे हैं, और मानव की जो चाहत है दो रूपों में है, एक चैतन्य इकाई की आवश्यकता है और एक भौतिक जो शरीर है उसकी आवश्यकता है। चैतन्य इकाई की जो आवश्यकता है वो समाधान पूर्वक पूरा होता है, और जो भौतिक आवश्यकता की पूर्ति है वो वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से, जो सामान्य आकांक्षा आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुएं हैं, या महत्वाकांक्षा जो दूरदर्शन दूरगमन दूर श्रवण संबंधी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से पूरा होता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो हम वस्तुएं को हम उपार्जित करते हैं, ये पूरे समाज का एक फल है, कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है। अभी जैसे मान लो हमारे सामने अभी कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर को बनाने में पूरी मानव जाति का योगदान है, एक व्यक्ति से कंप्यूटर नहीं बनता है ना। जो हम आज खाना खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उसमें पूरी मानव जाति लगी है। कभी किसी ने है ना एग्रीकल्चर के बारे में सोचा होगा, उसमें बीज को किस तरह से वो घास से चावल बनाया होगा, या किसी और तरह से उसका रूपांतरण किया होगा, उसमें पूरी मानव जाति का जो शोध लगा है। और अभी भी जो हमारे घर में, अभी मैं इस घर में देखता हूँ तो इस यहाँ पे हमारे कुर्सी है, टेबल है, लाइट है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किताबें हैं, सभी कुछ है। ये जो सब कुछ मेरे घर में अभी के समय में रखा हुआ है, इसमें मैंने क्या बनाया है, कितने चीजों को मैंने उत्पादित किया है। ये जो कुछ आया है ये समाज मिलकर के उसको बनाता है। तो जो कुछ भी हम वस्तुओं का अर्जन करते हैं वो पूरे समाज से बनता है, और वो पूरे समाज का ही रहता है। हम उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोजनशीलता में लगा सकते हैं। अगर हम नहीं समझते हैं तो हमको लगता है हमने पैसा अर्जन कर लिया, और पैसे अर्जन करने के साथ ही हमको यह अधिकार मिल गया कि हम उसको जैसे चाहे वैसे कंज्यूम करें, है ना, उसका हमको दुरुपयोग हम कर सकते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि जब हम इसको समाज के अर्थ में नहीं देखते हैं तो इसी से तेरा मेरा अपना पराया, है ना, झंझट शुरू होता है। और यही ये मानव के व्यवहार से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम लड़ाई का कारण है। हमारे अंदर जो संग्रह प्रवृत्ति है ना, उसके कारण समाज में बहुत सारे समस्या हमको दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट अनुभूति है, कारण गुण और गणितानुक्रम न्याय से प्राप्त निर्णय की सिद्धांत संज्ञा है, तथा सिद्धांत से ही किसी भी क्रिया का बोध होता है। काल विस्तार तथा रचना भेद की गणना गणित से है। सम विषम तथा मध्यस्थ भेद से गुण की प्रक्रिया है। घटना के पूर्व रूप को सापेक्ष कारण संज्ञा है। काल क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। रचना पदार्थ की अवधि रचना या वस्तु संज्ञा है जिसकी गणना की जाती है। विस्तार रचना की अवधि का विस्तार है। सम उद्भववादी गुणों की सम संज्ञा है। विषम प्रलयवादी गुणों की विषम संज्ञा है। मध्यस्थ विभववादी गुणों की मध्यस्थ संज्ञा है। सम विषम तथा मध्यस्थ गुणों को ही क्रमशः रजोगुण तमोगुण तथा सतोगुण संज्ञा से भी जाना जाता है। संपूर्ण परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता की निरपेक्ष कारण संज्ञा है। निरपेक्ष सत्ता का तात्पर्य जिसका उत्पत्ति क्रम का कारण न हो और नित्य स्थिति में हो। तो यहां तक मैं लेता हूं पहले। तो कह रहे हैं कि जो कारण गुण गणितानुक्रम न्याय से प्राप्त निर्णय की सिद्धांत संज्ञा है। सिद्धांत क्या है? कोई भी चीज है जिसके अंत में समाधान सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कह रहे हैं, है ना। सिद्धांत वो चीज है जो बदलता नहीं है,
मूल रूप से बाबा जी ने जो सिद्धांत रखा है श्रम गति परिणाम को, पूरे अस्तित्व को समझने के लिए जो एकमात्र सिद्धांत बाबा जी ने रखा हुआ है वो है श्रम गति परिणाम। और उसको दूसरे रूप में देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि सिद्धांत वो है कि जो अंत है सिद्धांत, जिसका अंत, उसके अंत में समाधान है। और सिद्धांत तभी होता है जब वो कारण से भी सेटिस्फाइड हो, गुण से भी सेटिस्फाइड हो और गणित से भी सेटिस्फाइड हो। तीनों से सेटिस्फाइड होने के बाद ही वो किसी सिद्धांत को बताता है, और सिद्धांत से ही क्रिया का बोध होता है ना। जैसे अभी हम देखते हैं हमको न्याय, तो न्याय का जो रूट है वो भी हमको समझना है, उसका जो गुणात्मक पक्ष है वो भी समझना है, और जो गणितानुक्रम, तो रूट में अगर हम देखते हैं तो किसी भी न्याय के लिए, न्याय का मतलब है संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। इस न्याय के होने के लिए इसका जो रूट है वो भी समझना है। तो रूट क्या है किसी भी कारण का? रूट में दो चीजें हैं, एक जो निरपेक्ष कारण है वो है कि अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप में है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसलिए हर इकाई एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए एक दूसरे के संबंध के साथ संबंध को पहचानती है, इसलिए निर्वाह कर पाती है। ये उसका कारण है। अस्तित्व में उस तरह से कारण, ये जब कारण पता चलता है तब हम उस संबंधों में, संबंधों का प्रयोजन, उसका उपयोगिता, उसके साथ पूरकता, है ना, ये जो गुण वाला भाग है हम समझ पाते हैं। और फिर उस संबंधों के निर्वाह के लिए कुछ मात्रा की भी जरूरत है। उसमें आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुएं, है ना, हमारे जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति के लिए जो भी चीजें चाहिए वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है। इन तीनों भाग से जब सेटिस्फाइड हुआ, कारण से भी सेटिस्फाइड हुआ, गुण से भी सेटिस्फाइड हुआ और गणित से, मात्रा से भी सेटिस्फाइड हुआ, तभी हम उसको ये मानेंगे कि उससे अब सिद्धांत निकला, मतलब उससे सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट हुआ या उपलब्ध हुआ, और तभी उससे हमको वो हमारा स्वीकृति में होता है, हमारे बोध का वस्तु बनता है। इसके बाद बाबा जी ने उसमें नीचे जो है काल क्या है, विस्तार क्या है, रचना क्या है, उसको बताया हुआ है। सम विषम मध्यस्थ गुण को बताया हुआ है, और जो कारण है उसको दो कारण से बताया। एक है निरपेक्ष। निरपेक्ष बेसिकली कारण है कि जो व्यापक वस्तु है उसमें संपृक्त समस्त इकाइयां, जो जड़ चैतन्य प्रकृति है वो उसमें संपृक्त है, और ये जो व्यापक रूपी सत्ता है ये हमारा निरपेक्ष कारण है। और जब हम सापेक्ष के कारण की बात कर रहे हैं तो सापेक्ष कारण में जो परस्परता में है उसको हम सापेक्ष कारण कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति में देखते हैं तो कह रहे हैं कि सापेक्ष कारण को नीचे जाकर कह रहे हैं, पर उसके बाद परमाणु व्यूहों में सहवास से जो प्रभाव विशेष है, क्रिया प्रतिक्रिया एवं परिपाक है, उससे सापेक्ष कारण है। तो जब हम सापेक्षता को देखते हैं तो परस्परता में देखते हैं, परस्परता में ही सापेक्षता है। तो जब हम जड़ परमाणुओं में देखते हैं तो वहां पे अनेक जो परमाणु है वो अणु के रूप में है, और जो अणु है अणु रचना के रूप में है। इसके अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया परिपाक है उसे सापेक्ष कारण है। तो जब हम क्रियाओं को देखते हैं उसमें क्या हो रहा है कि तीन चीजें देख रहे हैं, क्रिया है, प्रतिक्रिया है, परिपाक है। अभी हम उसको मानव के संदर्भ में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है व्यवहार, मानव व्यवहार में, जैसे हम पे किसी ने गुस्सा किया तो हमने उसमें गुस्सा कर दिया, किसी ने हमको प्यार से दिया तो हमने प्यार से उसको बोल दिया, किसी ने हमको खाना खिलाया तो हम खुश हो गए, धन्यवाद दिए उसको, है ना। तो इस तरह से हमको एक क्रिया और उसका प्रतिक्रिया ये दिखाई देता है, पॉजिटिव रूप में भी नेगेटिव रूप में। जो परिपाक है वो थोड़ा सा और गहरी बात है। परिपाक वो है जब वो एक लंबे समय में जब क्रिया मैच्योरिटी को पाता है, वो क्रिया जब पूर्ण होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बच्चे को पैदा किए, खाना खिलाए, है ना, उसका हमको इमीडिएट सुख मिलता है। लेकिन एक बच्चे के साथ हमारा जो विश्वास और विश्वास की निरंतरता बनती है वो 1-2 दिन में नहीं बनती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। एक लंबे समय के प्रक्रिया के बाद वो कहीं जाकर उस मैच्योरिटी को पाता है, मतलब वो परिपाक में
उस क्रिया का जो परिपाक है वहां पे हमको दिखाई देता है। ऐसे जो शिक्षा है, शिक्षा का कार्यक्रम परिपाक कार्यक्रम है, वो 1-2 दिन में शिक्षा की बात नहीं है। तो जब हम किसी एक बच्चा है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो शिक्षा का कार्यक्रम तभी पूरा हुआ जब उसके अंदर समाधान सुनिश्चित हुआ, है ना। तो एक लंबे समय के बाद उस क्रिया की कोई मैच्योरिटी बनती है, क्रिया की कोई पूर्णता होती है। तो जो शिक्षा है, विश्वास है ना, वो 1-2 दिन में नहीं होता, एक लंबे समय। ऐसे किसी ने हमारा हेल्प किया, हमने बोला थैंक यू, है ना, एक हो गया। लेकिन इससे हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं आता है। कृतज्ञता के लिए फिर हम जैसे जैसे लगते हैं, हमारी समझ बढ़ती है। अभी इस दर्शन को हम पढ़ रहे हैं तो हमने खुद ही देखा कि लगभग 15 सालों से जैसे जैसे मैं इसमें आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बाबा जी के प्रति हमारी कृतज्ञता और बढ़ती जा रही है। एक एक चीज हमको समझ में आता है तो लगता है कि वाह क्या बात बोला है बाबा जी ने। इस तरीके से चलता है ना। तो ये एक लंबा समय में कोई भाव, मानव के परस्परता में कोई भाव सृजन हो रहा है। तो उस रूप में आप और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया परिपाक है, ये सभी सापेक्ष कारण है ना, जो हमारे व्यवहार से जुड़ता है। अनेक अणु परमाणुओं से संगठित पिंड व उनकी क्रिया को स्थूल क्रिया और परमाणविक क्रिया को सूक्ष्म क्रिया संज्ञा है। तो 2 तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तो स्थूल पिंड है जिसको स्थूल क्रिया कह रहे हैं, और एक सूक्ष्म क्रिया जो परमाणु के स्तर पे चल रहा है ना। तो जो जीवन है, जीवन के अंदर सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जैसे आपका आशा, विचार, इच्छा, है ना, ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और जो शारीरिक है, शरीर में चल रहा है, वो सभी स्थूल क्रियाएं हैं। गति, कंपन और तरंग भेद से सूक्ष्म गतियां हैं। इकाई में कंपन क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है तथा इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। तो जब हम कोई भी इकाई है ना, उसके आगे एक और ले लेता हूं, चैतन्य इकाई में कंपन की अधिकता ही विशेषता है। तो जब हम जड़ और चैतन्य की बात कर रहे हैं, तो चैतन्य इकाई और जड़ इकाई में जो मौलिक भेद है, जो जड़ इकाई है उसके अंदर वर्तुलात्मक गति ज्यादा होती है कंपनात्मक से, और जो चैतन्य इकाई है उसमें कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से ज्यादा हो जाता है। ये जो बढ़ा हुआ कंपनात्मक गति है, उसी के कारण ये जो चैतन्य क्रिया उदय होता है, जिसमें हम आशा करते हैं, विचार करते हैं, इच्छा करते हैं। वो जो चैतन्य क्रियाएं हैं, इन चैतन्य क्रियाओं के लिए कोई अगर जिम्मेदार गति है, वो है कंपन गति, उस रूप में देख रहे हैं। और ये जो कंपन गति बढ़ा है ना एक परमाणु के अंदर, तो परमाणु जो गठनशील है, जिस समय भी गठन पूर्ण होता है उसमें कंपन गति बढ़ जाता है। इस कंपन गति के बढ़ने की क्रिया को ही विकास कह रहे हैं। और आगे जाते हैं, जब हम समझने जाते हैं, जब हम भ्रमित अवस्था में है, 4.5 क्रिया में चल रहा है ना, जब हम कल्पनाशीलता में केवल हैं, तो उस समय की एक स्थिति है। और जब हमको साक्षात्कार हुआ है ना, बुद्धि में सच्चाई की स्वीकृति हुई, और बुद्धि जब उस सच्चाई को प्रमाणित करने जाता है, तो उस प्रमाण के क्रम में जो अनुभव हुआ, जब बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, उसी समय जब अनुभव हुआ, तो फिर एक नए स्केल पे जीवन में कंपन गति बढ़ती है। ये जो कंपन गति का बढ़ना है, ये भी एक दूसरे लेवल पे विकास है, जहां पे चेतना का विकास कह रहे हैं। जीव चेतना से मानव चेतना जो है, वो भी, उसमें भी एक कंपन को हम देख सकते हैं बढ़ता हुआ एक विकास है। तो विकास दोनों रूप में आप देख सकते हैं। एक तो है कि जड़ प्रकृति से चैतन्य प्रकृति का होना है ना, उसमें कंपन गति का बढ़ जाना, और दूसरा है जो भ्रमित मानव है, जीव चेतना है, जीव चेतना से मानव चेतना में होने पर फिर से एक और लेवल पे कंपन गति का बढ़ जाना, इसको हम विकास कह रहे हैं, है ना। आगे कह रहे हैं, ज्ञान में पारदर्शकता के अंशानुसार चैतन्य इकाई भ्रांत, भ्रांताभ्रांत तथा निर्भ्रांत स्थिति में है। तो ज्ञान में पारदर्शकता के अनुसार चैतन्य इकाई, तो 3 जो ज्ञान है, व्यापक
वस्तु में जो पारदर्शिता है ना, ज्ञान का मतलब ही है पारदर्शी होना। हमको अभी भी जो ज्ञान हो रहा है, हमारे सामने अभी कंप्यूटर रखा है, क्यों हमको इसकी समझ हो पा रही है? क्योंकि इसके बीच में जो वस्तु है, व्यापक वस्तु है, पारदर्शी है। पारदर्शी होने से ही हमको उसकी समझ डेवलप हो पा रही है। अब ये जो पारदर्शिता है उसमें एक सीक्वेंसिंग दे रहे हैं कि उसके अंदर एक आंशिक लेवल पे पारदर्शिता हो सकती है, और ज्यादा क्लियर हो सकता है, और पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। तो ये जो आंशिक है, जिसको भास, आभास, प्रतीति और अनुभव, ऐसे 4 रूपों में बाबा जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो आंशिक रूप में है उसको हम भ्रांत कह रहे हैं, और इतना मिनिमम हर मानव में रहता ही है। हर मानव को सच्चाई का भास रहता ही है ना। तो आंशिकता में बना ही रहता है। जब वो सच्चाई जैसा है वैसा पता चला, तो उसकी एक दूसरी है, मतलब भास आभास के बाद जो प्रतीति है उसमें एक और लेवल पे है, और जो अनुभव है उसमें एक और लेवल पे दिखाई देता है। तो इस रूप में ये जो पारदर्शिता है, जैसा सच्चाई है वैसा हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। ओझिल है, पूरी तरह से क्लियर है ना, उसको कॉम्प्रिहेंड के लिए उससे हम भ्रांत और निर्भ्रांत स्थितियों को हम बता रहे हैं। जड़ता में पारदर्शिता से अंधकार का अभाव, पारभाषिकता से अंधकार का आंशिकता तथा आंशिकता में अभाव, तथा अपारदर्शिकता से अंधकार है। अंधकार मूलतः छाया है। तो जो अंधकार क्यों है? क्योंकि जो वस्तु है वो अपारदर्शी है। अगर जड़ वस्तु अपारदर्शी है, वहां हमको अंधकार दिखाई देता है। आंशिक रूप से यदि वो पारदर्शी है ना, तो हमको वहां पे थोड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है, और यदि वो पारदर्शी है तो हम उसके आर पार देख पाते हैं, है ना, उस रूप में है। चैतन्य इकाई में ज्ञान पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का अभाव हो जाता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है, तथा सर्वत्र ज्ञान की प्रतिष्ठित परिलक्षित ज्ञान ही प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है। चैतन्य इकाई के विकास एवं जागृति की यह सीमा निर्भ्रांत अवस्था है। तो ये जो निर्भ्रांत अवस्था है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कि जो ज्ञान है पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का, तो जब हमको जो सच्चाई है जैसा दिख गया, है ना, उससे जो हुआ उसको कह रहे हैं निर्भ्रांत स्थिति, पूरी तरह से पारदर्शी हो जाना। और अभी भी हम देखते हैं, जैसे मेरा आचरण यदि ओपेक होता है ना, तो बाहर लोग हमको समझ नहीं पाते हैं, उसको ऐसे भी देख सकते हैं। और जब मेरे अंदर समझ होती है, जब मैं पारदर्शी होता हूं, तो वो दूसरे को समझने में भी सहायक होता है। और इसी पारदर्शिता से समझ, और उस समझ से हमारे अंदर विश्वास बनता है। तो जब भी मैं ओपेक होता हूं, है ना, पारभासी होता हूं, लोग हम पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम खुद में भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मानव के बीच में विश्वास बने, इसके लिए पारदर्शी होना जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता के बगैर समझ हो नहीं सकता है। और पारदर्शिता के होने के लिए हमारे अंदर ज्ञान संपन्न होना जरूरी है, विवेक संपन्न होना जरूरी है, विज्ञान संपन्न होना जरूरी है। हम जब मानवीयता पूर्वक जीते हैं तो पारदर्शी होंगे ही। अमानवीयता रहती है तो उसको छुपाना ही पड़ता है। तो इस रूप में भी आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हमारा ओपेकनेस या हमारा पारदर्शी होना दूसरे के लिए समझ का कारण बनता है ना। भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही साथ ज्ञान का भास होने लगता है, जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है, तथा कभी कभी अति व्याप्ति, अव्याप्ति अथवा अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक समझने का है कि भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी,
है ना, इसके फलस्वरूप ज्ञान का पूर्णतया अभाव कहीं नहीं होता है, आंशिक रूप में ज्ञान रहता ही है। मिनिमम जो ज्ञान है मनुष्य में 4 विषय 5 संवेदनाओं का ज्ञान होता ही है हर मानव में। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान का अभाव नहीं है, भास होता ही है, और जिससे कभी कभी यथार्थ का भास होता है, लेकिन ये जो भास है ये पर्याप्त नहीं है। इससे अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष होता है हमारे जीने में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में। या तो हम बहुत ज्यादा फैल जाते हैं या बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं, या हम अतिव्याप्ति के कारण प्रलोभन में चले जाते हैं, या अव्याप्ति अनाव्याप्ति के कारण भय व संचालित होने लगते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है, ये सारे दोष इसलिए हैं जीने में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारे जीने में दोष जो है वो इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान है वो पूर्ण स्पष्ट नहीं है। अभी हमको केवल ज्ञान का भास है, 4 विषय 5 इंद्रियों का ही ज्ञान है, इसके कारण ये सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो अनुभव संपन्नता के अनंतर जब तक वित्तेषणा पुत्रेषणा में जीता है तब तक भ्रांता भ्रांत अवस्था में है। जो ज्ञान का दूसरा भाग है, 4 विषय 5 संवेदनाओं का ज्ञान हर मानव को होता ही है, क्योंकि ज्ञान में होने के कारण उसको उसका सच्चाई का भास रहता है। उसके आगे की जो बात है वो है ऐषणाओं का ज्ञान। ये जो ऐषणाओं का ज्ञान है उसी जगह हम मानव चेतना को पहचानते हैं, मानव पद में प्रतिष्ठित होते हैं, और उस जगह हम जो देख रहे हैं वह भ्रांता भ्रांत अवस्था को बाबा जी बता रहे हैं। भ्रमित चैतन्य इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फल स्वरूप ही अज्ञान विवस्था के रूप में बना रहता है, अर्थात अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष सहित स्वीकृति होती है। यही भ्रांत अवस्था है। यह थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं इसको देख रहा था, भ्रमित चैतन्य इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फलस्वरूप, अभी ऊपर आया था कि ज्ञान अपारदर्शी नहीं होता है, आंशिकता में होता ही है पारभासी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रिंटिंग को शायद ठीक करना पड़ेगा, जो अपारदर्शी शब्द है उसको आगे देखना पड़ेगा, है ना। उसको भैया लोग, साधन भैया लोग, बाकी जो लोग हैं जो वांग्मय का को देखते हैं और उसमें सुधार वगैरह जहां करना है उसको देखते हैं, वो लोग आगे देखेंगे। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अपारदर्शी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अभी आ चुका है कि अपारदर्शी पूरी तरह से होता नहीं है ना। तो ये जो कह लो कि आंशिकता में जो पारदर्शी है उसके कारण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष होता है ना। अतिव्याप्ति दोष क्या है? जो जैसा है उससे अधिक समझना। अव्याप्ति क्या है? जो जैसा है उससे वैसा ना समझना। अनाव्याप्ति जो जैसा है उससे कम समझना। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान के कारण जो हमारे अंदर मूल्यांकन क्षमता है, तो जीवन में यदि मूल्यांकन में गड़बड़ी है ना, अगर अधिमूल्यन करते हैं तो अतिव्याप्ति दोष पूर्वक जीते हैं, और अवमूल्यन करते हैं तो अवमूल्यन, जीने में अवमूल्यन दोष है, और यदि निर्मूल्यन करते हैं तो जीने में जो है निर्मूल्यन के कारण जीने में वो भी दोष दिखाई देता है। इस तरह से जो अगर हमको जीने में जो दोष है उससे मुक्त होना है तो हमारा मूल्यांकन सटीक होना चाहिए। सच्चाई जैसा है, यथार्थ जैसा है, उसको वैसा ही समझने से हम अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोषों से मुक्त हो सकते हैं। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही सिद्ध होती है। मानव के लिए यह जागृति ज्ञान की पारदर्शकता से सिद्ध होती है ना। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही सिद्ध होती है। मानव के लिए यह जागृति ज्ञान की पारदर्शकता से सिद्ध होती है। मेरे ख्याल से क्लियर है, काफी इस पे बात अभी हो गई। आकार, प्रकार, श्वास प्रश्वास, आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं।
तो जो मानव के जीवन में क्रियाएं आपको दिख रही हैं, 6 डिजिट से क्रियाएं हैं। एक तो आकार प्रकार। आकार प्रकार का मतलब है कि हम जो वस्तुओं को आकार प्रकार देते हैं, हम सामान्य कांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को जो बनाते हैं, वो हो गया आकार प्रकार से जुड़ा। श्वास प्रश्वास है ना, जो हमारे शरीर, अभी हमने पीछे देखा था, जो शरीर स्वास्थ्यता से जुड़ता है। और जो आस्वादन है, आस्वादन जीवन में जो रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक आस्वादन है। और उत्पादन, उत्पादन भोग के लिए या सामाजिकता के निर्वाह के लिए। तो जो हम आकार प्रकार दे रहे हैं वो धरती के संतुलन, अगर उसके अंदर विशृंखलता है, उसके अंदर एक सूत्रता नहीं है, उसके अंदर हार्मनी नहीं है, सिंक्रोनिसिटी नहीं है, तो वो उससे समस्या का जन्म होता है ना। और यदि उसके अंदर एक सूत्रता है तो उससे समाधान परिलक्षित होता है। तो जब हम किसी वस्तु को आकार प्रकार देते हैं, है ना, जब हम महत्वाकांक्षा, सामान्य कांक्षा या महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को बना रहे हैं, तो वो प्रकृति के नियमों को समझते हुए, धरती के संतुलन में जो वन है उसके संतुलन को देखते हुए, खनिज के संतुलन को देखते हुए, है ना, ऋतु संतुलन को ध्यान में रखते हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं, है ना, तो उसका एक परिणाम है, और यदि नहीं करते हैं तो उसका एक दूसरा परिणाम है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास, जब हम यदि हम अपने अंदर आवेश में होते हैं, हमारे अंदर आवेश होता है, हठ होता है, आसक्ति होती है ना, अहंकार होता है, उससे जो हमारे ऊपर फर्क पड़ा, है ना। वैसे ही जब हम हमारा जो पीछे वायु देखे थे, जो वायु है, पांचों वायु के असंतुलन से जो प्रभाव पड़ता है उसका एक दूसरी बात है, और उस पांचों वायु के संतुलन का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो एक दूसरा प्रभाव है। ऐसे ही आस्वादन में यदि हम रुचि मूलक आस्वादन के साथ जीते हैं तो उसका एक तरह से क्रिया है, और जब हम मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ जीते हैं तो वो एक सूत्रता में सूत्रित होता है, सभी के साथ जुड़ता है। ऐसे जो उत्पादन है, यदि हमने उत्पादन उपभोग के लिए किया, है ना, उपभोग के लिए किया, है ना, भोग के लिए किया उत्पादन, तो उससे विशृंखलता है, उसमें हर जगह टूटन दिखाई देती है, हर जगह समस्या दिखाई देती है। और यदि उत्पादन हम सामाजिकता के निर्वाह के लिए करते हैं, हम सदुपयोग मतलब शिक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, है ना, और व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, तो उससे एक सूत्रता दिखाई देती है। इस तरह से आकार प्रकार, श्वास प्रश्वास, आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं हमको दिखाई देती हैं। भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया आसक्ति है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण समाविष्ट रहता है। तो बड़ी सुंदर बात यहां कह रहे हैं कि आसक्ति क्या है। तो आसक्ति जो है, जो वस्तुएं हैं, मनाकृति मतलब जो सामान्य कांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं हैं, उसको हम ज्यादा मानने के कारण, है ना, उससे हम आसक्त हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कल्पनात्मक गति है, इसमें कल्पना का रोल है इस आसक्ति में, उसके प्रति जो हम आकर्षण या प्रतिकर्षण है, वो आसक्ति के रूप में दिखाई देता है। अभी हम जैसे एक आदमी ने कार लिया या घर बनाया और घर में आसक्त हो गया। घर का प्रयोजन क्या है ना, कार का प्रयोजन क्या है, फोन का प्रयोजन क्या है, उसके प्रयोजन को समझना, उसका सदुपयोग करना, ये एक बात हो गया। लेकिन उसको जब हम ज्यादा मानते हैं तो उससे में हमको आसक्ति हो, उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। आगे लिखा है कि जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अणु रचना के रूप में देखने को मिलता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है।
जागृत जीवन में आकर्षण समाधान के रूप में के अर्थ में और विकर्षण समस्या के साथ होता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया के साथ जीवन में कंपनात्मक गति वर्तमान रहती है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति 5 अक्षय एवं शक्ति के रूप में प्रकट रहती है। प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में परिवेशों में घूर्णन व वर्तुलात्मक गति बनी रहती है। मध्यस्थ में केवल घूर्णन गति बनी रहती है। तो इस पूरे बात को समझने के लिए इसमें 6 शब्द को समझना जरूरी है। एक तो है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब है कि कोई अंश है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, जैसे धरती है अपने एक्सिस पे घूम रही है, लट्टू की तरह घूम रही है, उसको घूर्णन गति कह रहे हैं। दूसरा है वर्तुलात्मक गति, जब वो धरती सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे परमाणु नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसको वर्तुलात्मक गति कह रहे हैं। और तीसरा है कंपनात्मक गति। ये दोनों गतियों का जो सम्मिलित, एक परमाणु का जो सम्मिलित पूरा प्रभाव है सिंक्रोनिसिटी में, ये सारी गतियां जब सिंक्रोनाइज होती हैं, हार्मोनाइज होती हैं, एक साथ जब हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर कंपन हमको दिखाई देता है। जैसे आप तो ये जो कंपनात्मक गति है ये स्थिरता को दिखाता है, उसके निश्चित आचरण के लिए जिम्मेदार है। तो जो परमाणु के अंदर या किसी भी इकाई के अंदर जो आचरण है वो कंपनात्मक गति का स्वरूप है। और कंपनात्मक गति को बाबा जी बोलते हैं वो नृत्य है, एक संगीत है, एक उत्सव है, खुशहाली है। तो ये जो कंपनात्मक गति है वो महत्वपूर्ण है। और इसमें 3 और शब्द को लेते हैं, वो है आकर्षण, प्रति आकर्षण और विकर्षण। उसको अंग्रेजी में अट्रैक्शन आप कह सकते हो, और प्रति आकर्षण उसका जो रिस्पॉन्स है, उस अट्रैक्शन का रिस्पॉन्स, तो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिव अट्रैक्शन या उसका करस्पॉन्डिंग अट्रैक्शन या रेसिप्रोकल जो अट्रैक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, उसका जो प्रतिकर्षण है। और विकर्षण जो रिपल्सिव है, उस रिपेल करने की बात है, वो 3 रूपों में 3 ये शब्द आ गया। और ये कह रहे हैं कि जो जड़ परमाणु, जड़ और चैतन्य परमाणु हैं उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से कंपन है। कंपन का जो स्वरूप दिखाई देता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण से। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, तो वो उसका रिस्पॉन्स हमको देता है। तो ये हमारा किसी की तरफ आकर्षित होना और उसका प्रति आकर्षण, हमारी तरफ रिस्पॉन्स होना, इसका जो फल है वो कंपन गति के रूप में, एक उत्सव के रूप में, एक खुशहाली के रूप में आता है। जैसे है ना, फिर जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अणु रचना के रूप में देखने को मिलता है। तो जो जड़ परमाणुओं में जो गठन है वो आकर्षण के, चुंबकीय जो बल है, चुंबकीयता के कारण ही उसी को कह रहे हैं आकर्षण, उसके कारण उसके अंदर एक गठन बना हुआ है। और ये जो गठन बना हुआ है वो स्वभाव गति में एक जो परिवेश में जो अंश हैं वो नाभिक के चारों तरफ स्वभाव गति में घूमते रहते हैं। ये जो स्वभाव गति है उसमें क्या होता है, कभी कभी वातावरण बहुत सारे और इकाइयां हैं उसकी चारों तरफ घिरे, और उन इकाइयों का जब उस पे कभी दबाव होता है, प्रभाव होता है, उसके कारण वो कभी आवेश में आ जाते हैं। आवेश का मतलब है या तो वो जो उनकी निश्चित दूरी है उस दूरी से ज्यादा बाहर चले गए या उस दूरी से कम आ गए, बहुत ज्यादा चिपकने लगते हैं। तो ये जो आवेश हुआ जब वो एक निश्चित दूरी को क्रॉस करता है और नजदीक आने लगता है, तो उस समय मध्यांश एक बल लगाता है, विकर्षण बल लगाता है। और उस विकर्षण बल के कारण जो परिवेश में अंश है उसके अंदर प्रत्याकर्षण हुआ, और उस प्रत्याकर्षण के कारण फिर वो वापस अपनी अच्छी निश्चित दूरी में चला जाता है। और जब इसी तरह से दबाव प्रभाव के कारण किसी परिस्थितिवश जब वो अंश स्वभाव गति से में हट करके उस जो परिवेश है उस परिवेश से बाहर जाने लगता है,
तो जो मध्यांश है उसके अंदर एक वो प्रत्याकर्षण बल लगाता है। उस प्रत्याकर्षण का प्रभाव जो इकाई है जो बाहर जा रही है उसके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण के कारण वो पुनः अपने उस ऑर्बिट में आकर के घूमने लगता है। इस तरह से ये एक स्वभाव गति को बनाए रखता है। ये जो आकर्षण और प्रत्याकर्षण है इसके फलन में कंपन गति है, और जो प्रत्याकर्षण जब एक नाभिक ने मान लो प्रत्याकर्षण हुआ और उस प्रत्याकर्षण के कारण उसके अंदर जो आकर्षण हुआ उससे वर्तुलात्मक गति है, और जो वर्तुलात्मक गति है उससे यांत्रिकता को हम देख सकते हैं, और जो कंपनात्मक गति है वो ज्ञान को के रूप में हमको दिखाई देता है, संज्ञानशीलता के रूप में दिखाई देता है। इसमें आ रहा है भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में है। जब हम मानव भ्रमित, अब इसका व्यवहार से कैसे देखते हैं, तो यही आकर्षण प्रत्याकर्षण विकर्षण हम मानव के व्यवहार में भी देख सकते हैं। एक समझदार मानव के प्रति हम आकर्षित होते हैं, है ना, उसका जो समझ है हमने स्वीकार कर लिया, तो जीवन में जो बुद्धि है, बुद्धि में एक तरह से सच्चाई के प्रति आकर्षण है। ये जो आकर्षण हुआ, जो स्वीकृति हुई, इसका एक जीवन जब उसको स्वीकार कर लेता है तो उसका एक प्रतिकर्षण हुआ, वो वापस पुनः आत्मा की ओर अभिमुख हो जाता है। उस तरह से उसको आत्मबोध होता है। तो ये आकर्षण प्रत्याकर्षण, और इसी को जब हम स्थूल रूप में देख रहे हैं तो ये दिखाई देता है कि जो भ्रमित मानव है वो प्रलोभन के प्रति आकर्षित होता है। भय, अगर प्रलोभन है तो उसमें भय है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भय के रूप में होता है ना। जब जागृत मानव को देखते हैं तो जागृत मानव में जो आकर्षण है वो समाधान के रूप में है। जहां समाधान है, समाधान है ना, वो आकर्षण के स्वरूप में है, और जो समस्या है वो उससे विकर्षित रहता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। उस आकर्षण का ऊपर लिखा है कि जो भ्रमित मानव है वो आकर्षण प्रलोभन के रूप में है, और उस आकर्षण का प्रत्याकर्षण है भय के स्वरूप में। जब हम चैतन्य में देख रहे हैं तो समाधान के प्रति आकर्षण है और समस्या के प्रति विकर्षण है। तो आकर्षण तो है समाधान को लेकर, लेकिन जब समस्या की बात आ रही है तो वो उसमें रिपल्सिव है, उससे निरासक्त है, उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, उसको दूर हटा देता है। तो इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यही आकर्षण प्रत्याकर्षण जीवन में कंपनात्मक गति के रूप में हो। तो जो बुद्धि है, बुद्धि ने जब सच्चाई को स्वीकारा, साक्षात्कार हुआ, सच्चाई को स्वीकारा, है ना, जो समझदारी है उसको स्वीकारा, इसके कारण बुद्धि में जो अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन आकर्षण के कारण बुद्धि के अंदर जब प्रत्यावर्तन क्रिया होती है ना, तो उसके बाद जीवन में कंपनात्मक गति बढ़ जाता है समझदारी के बाद। ये जो कंपनात्मक गति बढ़ जाता है, यही कंपनात्मक गति का बढ़ा हुआ स्वरूप फिर वापस जब मेधस में जाकर इंटरेक्ट करता, आगे आएगा वो, तो मेधस के साथ इंटरेक्शन करता है, वहां से एक अलग तरह का व्यवहार हमको निकल कर आता है। आकर्षण, प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं के परिवेशों में घूर्णन व वर्तुलात्मक गति बनी रहती है, मध्यांश में केवल घूर्णन बनी रहती है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो मध्य है उसके अंदर केवल घूर्णन गति होती है, और जो परिवेश है उसके अंदर घूर्णन और वर्तुल दोनों गति होती है। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो ये जो ज्ञान है, 4 विषय का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 ऐषणाओं का ज्ञान, उपहार का ज्ञान, ये ज्ञान कैसे हो रहा है? ये जो जीवन में कंपन है, इसका जब मेधस के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो कंपन है, कंपन फिर तरंग के रूप में प्रभावित होता है। ये तरंग के कारण फिर हमको ये ज्ञान हुआ, और इस तरह से जो पीछे आया था गति, कंपन और तरंग, इसका हमको रोल दिखाई देता है अस्तित्व में। तो ये अस्तित्व में गति, कंपन, तरंग होता है, वो रूट में है ही। इसी कारण मानव के अंदर उन सूक्ष्म गतियों के कारण मानव के अंदर ज्ञान नाम की चीज उद्घाटित होती है, ज्ञान उद्घाटित होता है।
जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता व्यवहार में स्पष्ट होते हैं। ये जो संवेदनशीलता है और संज्ञानशीलता है, यदि जीवन में आशा विचार इच्छा कल्पना के आधार पे, है ना, प्रिय हित लाभ, इस मूल्यांकन के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो सब संवेदनशीलता की सीमा में है। सारे संवेदनाओं को राजी गाजी करने के लिए सारा व्यवहार होता है। और यदि हम देखते हैं कि जब हमको समझदारी हुई, है ना, हमारा संस्कार उदय हुआ, अनुभव हुआ, उसका बोध हुआ, है ना, व्यवस्था की समझ हुई, उसके साथ जब हम करते हैं तो संज्ञानशीलता कह रहे हैं। ठीक है। प्राण और मन के संयुक्त विवस्थापूर्ण आघात प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसा समझें कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जो इंद्रिय ज्ञान है वो क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं? तो उसके लिए क्या चाहिए? तो एक बोल रहे हैं, एक तो है प्राण और मन के संयुक्त कार्यक्रम में होता है। तो मन का भी होना जरूरी है और प्राण का होना जरूरी है। इन दोनों के साथ ही ये जो इंद्रिय ज्ञान के काम शुरू होते हैं। और वो पीछे कि किस तरह से मन जो है मेधस के ऊपर अपने कंपन प्रभाव को छोड़ता है और मेधस को स्वीकारता है ना। और जो मन है वो प्राण से जुड़ा हुआ है और इस तरह से फिर आगे का कार्यक्रम होता है। हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है, जिसके लिए विह्वलता पूर्वक की गई क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख है। तो जो सुख दुख है वो इसमें डिफाइन हो गया कि जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है और उसके से जो की गई क्रिया है उसके फलन में सुख दुख है। जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियों से उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग, मतलब पूर्णता के अर्थ में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में वेग, संवेग से समाधान, समाधान से परिस्थितियां, है ना। अभी सारी परिस्थितियां क्या है? समस्या के रूप में है ना। समाधान से परिस्थितियां, परिस्थिति से अभ्युदय, अभ्युदय से योग, योग से सुख शांति संतोष, सुख शांति संतोष ही रत्यात्मक रति, रत्यात्मक रति ही मन स्वस्थता तथा मन स्वस्थता ही निर्भ्रमता है। जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। अच्छा सर, थैंक यू। किसी ने भैया, विनू भैया ने बताया, एक्चुअली मैं एक दूसरे समय के हिसाब से चल रहा था, 6:30